सभी को नमस्ते मेरा और सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। जैसे आज से तिल के समान दिन पे दिन बढ़ता जाएगा, वैसे ही आप लोगों की भी खुशहाली, आपकी आशाएं और आपकी आयु बढ़े और वह पूरी भी हो। तो आज हम गुप्तन शर्मा की बुक में से सामाजिक स्तरीकरण नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो हम देख लेते हैं सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ एवं परिभाषा। तो सामाजिक स्तरीकरण समाज को उच्च एवं निम्न वर्गों में विभाजित करने और स्तर निर्माण की एक व्यवस्था है। तो क्या है यह, मतलब समाज में जो जनसंख्या है उसको उच्च एवं निम्न वर्गों में क्या डिवाइड कर देती है। कुछ उच्च वर्ग के लोग रहते हैं, कुछ निम्न वर्ग के लोग, यानी इस टाइप का रहता है स्तर, जहाँ पर उच्च होता है, फिर उच्च के अधीनस्थ होते हैं, फिर यही उच्च हो जाते हैं, फिर ये अधीनस्थ हो जाते हैं। इस प्रकार का क्रम चलता रहता है। और ये जो स्तरीकरण जो शब्द है समाजशास्त्र में भूगर्भ शास्त्र से लिया गया है। जैसे भूगर्भ शास्त्र में मिट्टी और चट्टानों के विभिन्न स्तरों में बटा होता है मिट्टी और चट्टान, वैसे ही समाज में भी अनेक सामाजिक परतें पाई जाती है और प्रत्येक समाज अपनी जनसंख्या को आय, व्यवसाय, संपत्ति, जाति, धर्म, शिक्षा, प्रजाति एवं पदों के आधार पर निम्न उच्च श्रेणियों में विभाजित करता है। तो वही है कि ये जो सारे ये आय, व्यवसाय, संपत्ति, जाति, धर्म, शिक्षा, प्रजाति, पद, इनके आधार पर जनसंख्या को क्या विभाजित किया जाता है कि जाति के आधार पर कुछ जनसंख्या उच्च होती है। जैसे भारत में अगर हम बात करें तो भारत में जाति के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण देखने को मिलता है। वहीं हम अगर संपत्ति की हम बात करें, जो संपत्ति में वर्ग व्यवस्था आ जाती है, तो यूरोप महाद्वीप जो है वहाँ पर जो कंट्री है वहाँ पर वर्ग व्यवस्था है, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, इस टाइप से। और प्रजाति के आधार पर अगर हम देखें तो अमेरिका, अफ्रीका, वहाँ पर क्या प्रजाति मतलब रंग के आधार पर भेद किया जाता है, कद काठी के आधार पर। तो ये समाज में स्तरीकरण ऐसे पाया जाता है। कुछ परिभाषाएं हैं जैसे जिस बट सामाजिक स्तरीकरण समाज का उन स्थायी समूहों अथवा श्रेणियों में विभाजन है जो कि आपस में श्रेष्ठता और अधीनता के संबंधों द्वारा संबंध होते हैं। तो वही कि सामाजिक स्तरीकरण क्या है, उन स्थायी समूह श्रेणियों में विभाजन है, मतलब यहाँ पर जो समूह होगा और स्थायी समूह होगा, क्योंकि स्तरीकरण ऐसा नहीं है कि वो समूह की स्थिति फिर चेंज हो जाए, निम्न हो जाए, क्या फिर लंबे समय तक वो समूह उस परिस्थिति को प्राप्त करता है, उस स्तर को, इसलिए स्थायी श्रेणियों में विभाजन होता है। उच्च परिस्थिति में फिर यहाँ श्रेष्ठ होते हैं, फिर यहाँ पर दूसरे समूह होते हैं जो इसके अधीनस्थ होते हैं, फिर तीसरे समूह होते हैं जो इसके अधीनस्थ होते हैं। तो वही कि श्रेष्ठता और अधीनस्थता के द्वारा जनसंख्या का विभाजन होता है समाज का। रेमंड मूरे के अनुसार स्तरीकरण उच्चतर एवं निम्नतम सामाजिक इकाइयों में समाज का क्या क्षेत्रीय विभाजन है। यही है स्तरीकरण क्या है, उच्चतर और निम्नतम सामाजिक इकाइयों में समाज का क्या क्षेत्रीय विभाजन है। क्षेत्रीय मतलब नीचे की ओर। फिर हम देख लेते हैं सदरलैंड और वुडवर्थ ने क्या कहा है सामाजिक स्तरीकरण के बारे में। तो केवल अंतःक्रिया अथवा विभेदीकरण की ही एक प्रक्रिया है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त होती है। मतलब एक तरह से विभेदीकरण क्या होता है, समाज को, जनसंख्या को विभिन्न वर्गों में बांटना। तो विभिन्न वर्गों में बांटना को विभेदीकरण कहते हैं। और जब ये विभेदीकरण मतलब विभिन्न वर्ग समाज बढ़ जाता है विभिन्न वर्गों में, तो उनमें फिर उच्चता मतलब निम्नता की स्थिति आ जाती है। वही दूसरे व्यक्तियों की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त होती है कुछ व्यक्तियों को, तो कुछ व्यक्ति उच्च होते हैं, कुछ निम्न होते हैं, तो इसे ही हम सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। तो ये विभेदीकरण की ही प्रक्रिया है। फिर टार्कल पार्सन्स के अनुसार किसी समाज व्यवस्था में व्यक्तियों को ऊंचे और नीचे क्रम विन्यास में विभाजन स्तरीकरण है। वही लिखा है पार्सन्स ने भी कि सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों को ऊंचे और नीचे क्रम विन्यास में क्या विभाजन स्तरीकरण है। आगमन नेमकोफ के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों समूह को थोड़े बहुत स्थायी परिस्थितियों की उच्चता
और निम्नता के क्रम में श्रेणीबद्ध किया जाता है, उसे स्तरीकरण बोलते हैं। परिस्थिति का मतलब होता है पद। तो जो भी समूह उच्च होता है वो किसी न किसी पद के कर्तव्य को निभाता ही है, तो वो किसी न किसी परिस्थिति को प्राप्त करता ही है। तो वो स्थायी परिस्थितियों के उच्चता और निम्नता के क्रम में, कुछ उच्च परिस्थितियाँ होती है, कुछ निम्न परिस्थितियाँ होती है, उस क्रम में वो श्रेणीबद्ध किया जाता है, तो उसे ही स्तरीकरण कहते हैं। जैसे कलेक्टर का पद उच्च होता है तो उच्च परिस्थितियों में आता है, फिर जो नीचे के जो कर्मचारी वो निम्न परिस्थितियों के होते हैं, तो ऐसे उच्चता निम्नता क्रम में क्या श्रेणीबद्ध किया जाता है, तो उसे सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। तो ये है कि उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सामाजिक स्तरीकरण द्वारा समाज विभिन्न उच्च एवं निम्न समूहों में विभाजित एवं व्यवस्थित होता है, यही लिखा है। अब इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है सामाजिक स्तरीकरण और विभेदीकरण। तो चूँकि विभेदीकरण का मतलब ये होता है कि समाज की जो जनसंख्या है उसको विभिन्न वर्गों में विभाजित करना, तो उसको आयु, लिंग, बुद्धि, व्यक्तित्व, धर्म, प्रजाति, शिक्षा के आधार पर, भाषा के आधार पर, संपत्ति के आधार पर लोग को विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है। मगर जब उन वर्गों में उच्चता निम्नता आ जाती है तो उसे स्तरीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर रेमंड मूरे ने भी कहा था, नहीं सॉरी, कि यह विभेदीकरण की ही प्रक्रिया है। ये सदरलैंड और वुडवर्थ ने कहा था कि स्तरीकरण क्या है, विभेदीकरण की ही प्रक्रिया है, जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त होती है। तो जो इस विभेदीकरण है यह समाज में पहले होता है, फिर उसमें उच्चता निम्नता आती है, फिर सामाजिक स्तरीकरण देखने को मिलता है। अब नीचे जो लिखा है इनमें दोनों में अंतर थोड़ा सा स्पष्ट किया है कि जो सामाजिक स्तरीकरण एवं विभेदीकरण में दोनों में अंतर ये देखने को मिलता है कि ये दोनों तो एक दूसरे के पूरक है ही है, फिर भी भिन्नता लिए हुए। तो क्या भिन्नता है कि सामाजिक स्तरीकरण का उद्देश्य कुछ विशेष परिस्थितियों को धारण करने वाले व्यक्तियों को अधिक अधिकार, सुविधाएं, सुरक्षा प्रदान करना है। इसलिए यह एक जागरूक एवं जानबूझकर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है। दूसरी ओर विभेदीकरण एक स्वतः एवं स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है। तो सामाजिक स्तरीकरण क्या करती है, में हमें ये देखने को मिलता है कि कुछ जो समूह है जो कि उच्च है उनको अधिक अधिकार, सुविधाएं, सुरक्षा भी मिल जाती है। ये तो विभेदीकरण में ऐसा देखने को नहीं मिलता, फिर ये स्वतः स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। जैसे अगर हम बात करें स्त्री लिंग के आधार पर विभेदीकरण, महिला और पुरुष का, तो पुरुषों को ज़्यादा प्रधानता दी जाती है, सुविधाएं दी जाती है। जैसे लड़कों का जन्म होता है ज़्यादा सुविधाएं दी जाती है, मगर ऐसा लड़कों के आधार पर, उच्चता के आधार पर नहीं होता है, उसके अलग रीज़न है। फिर दूसरी बात है कि अब लड़कियों को भी उसी प्रकार से महत्व दिया जाता है, उनको भी सुविधाएं और सब सुरक्षा दी जाती है। तो एक तरह से उसमें विभेदीकरण एक स्वतः और स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है कि दोनों में धीरे धीरे मतलब लिंग भेद उत्पन्न हुआ, किंतु तो सुविधाएं, सुरक्षा के आधार पर जो भेदभाव है वह इतना नहीं किया जाता। कुछ समाजों में किया जाता है, कुछ समाजों में बेटियों को भी महत्व दिया जाता है, पर किंतु स्तरीकरण में क्या होता है, सुविधाएं, सुरक्षाओं का एक स्तर बन जाता है कि ये अधिक सुविधा प्राप्त व्यक्ति, ये कम सुविधा प्राप्त व्यक्ति है। फिर वैसे ही स्तरीकरण में भिन्नता के साथ साथ उच्चता, निम्नता, विशेषाधिकार, सुविधाएं एवं अधीनता का भी ज्ञान होता है। तो वही है कि उच्चता स्तरीकरण जहाँ देखने को मिलता है, हमें पता चल जाता है कि स्तरीकरण है तो एक उच्च होगा, एक निम्न होगा। जो उच्च होगा उससे अधिक विशेष अधिकार होंगे, सुविधाएं होगी, और जो निम्न होगा वो अधीन व्यक्ति होगा, उसे कम सुविधाएं और विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। अब विभेदीकरण के लिए समूह का स्थायी होना आवश्यक नहीं है। जैसे मैंने क्या बोला
कि अगर महिलाएं हैं जो पहले उनको मतलब निम्न कोटि का माना जाता था, तो कई स्थायी रूप से नहीं है, अब चेंज हो गए, महिलाओं को भी ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लड़कों की तुलना में लड़कियों को भी सुविधाएं, सुरक्षा, सारी चीज़ें दी जाती है। तो ये है कि समूहों का जो स्थायी होना इसमें आवश्यक नहीं है विभेदीकरण में, पर इस तरीके अगर हम देखेंगे तो कुछ उच्च और निम्न समूह होगा और ये स्थायी भी होंगे लंबे टाइम तक। अब सामाजिक विभेदीकरण चूंकि स्पष्ट आधारों पर किया, जैसे आयु, लिंग भेद, जैसे मैंने लिंग भेद बताया था आयु के आधार पर, अतः यह एक सरल प्रक्रिया है। दूसरी ओर स्तरीकरण का आधार पक्षपात की भावना और सामाजिक प्रतिष्ठा है, जिन्हें ज्ञात करना सरल नहीं। अब जो स्तरीकरण होता है पक्षपात की भावना से होता है, सामाजिक प्रतिष्ठा की भावना से भी होता है। कुछ उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, कुछ निम्न प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। और चूंकि स्तरीकरण जानबूझ करके बनाई जाती है, या जानबूझकर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जागरूक अवस्था में, तो इसलिए इसके कारण और इसका एनालिसिस करना कठिन है। फिर ऑल्सन का मत है कि स्तरीकरण एक व्यक्तिक प्रक्रिया है, जबकि विभेदीकरण अव्यक्तिक प्रक्रिया है। तो जो व्यक्तिक प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि विभेदीकरण जो है जानबूझकर बनाया गया है व्यक्तिगत धारणा के आधार पर, सोच के आधार पर, किंतु विभेदीकरण जो है ना वो धीरे धीरे स्वतः विकसित हुआ है। अब हम देख लेते हैं सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं। तो जो ट्यूमिन है उन्होंने सामाजिक स्तरीकरण की निम्नांकित विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो पहले ये सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति क्या है, सामाजिक है। जो सामाजिक स्तरीकरण समाज के व्यक्तियों को ही बांटता है, इसलिए उसकी प्रकृति सामाजिक है, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। फिर सामाजिक स्तरीकरण पुरातन है, मतलब ये जो स्तरीकरण है ऐसा नहीं कि अभी हाल ही में देखने को मिला है, प्राचीन काल से ही विद्यमान है। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में वर्ण व्यवस्था थी प्राचीन में, फिर वर्ण व्यवस्था ही जाति व्यवस्था में कन्वर्ट हो गई। तो जो समाज का स्तरीकरण है वो प्राचीन काल से ही विद्यमान है। प्राचीन काल में भी आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर स्तरीकरण देखने को मिला था, शारीरिक शक्ति, जन्म आदि प्रदत्त गुण के आधार पर। और अभी वर्तमान समय में देखो तो जो अर्जित गुण है उसका अधिक महत्व है। व्यक्ति जो परिश्रमी है, जो कौशल युक्त है, जिसके पास संपत्ति है, उसका ज़्यादा महत्व है। तो मार्क्स की मान्यता है कि प्रत्येक युग में समाज में दो वर्ग रहे हैं, एक श्रमिक और दूसरा पूंजीपति। इस प्रकार वर्ग स्तरीकरण प्रत्येक समाज में सदैव ही विद्यमान रहा है। और कार्ल मार्क्स ने भी बताया है, इनके 5 समाज प्रकार बताए हैं उन्होंने। आदिम साम्यवाद बताया जिसमें कोई वर्ग ही नहीं था। प्राचीन समाज में मालिक दास आए, सामंतवादी में जमींदार किसान आए, फिर पूंजीपति में पूंजीपति और श्रमिक है, फिर समाजवादी समाज जो कि अभी नहीं आया, मतलब कुछ देशों में है कुछ देशों में नहीं आया है। अभी सामाजिक स्तरीकरण प्रत्येक समाज में पाया जाता है। तो ये कि जो स्तरीकरण है वो सभी समाजों में पाया जाता है, आदिकाल में भी पाया गया था और अभी भी, और प्रत्येक समाज में पाया जाता है, भले अफ्रीका हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, बस उसके क्या स्वरूप अलग अलग है। जैसे नेक्स्ट पॉइंट यही है कि सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न स्वरूप। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जाति प्रथा के आधार पर स्तरीकरण है, वहीं यूरोप में वर्ग व्यवस्था के आधार पर अर्जित गुणों को अधिक महत्व दिया जाता है। वहीं अगर हम अफ्रीका और अमेरिका की बात करें तो प्रजाति भेदभाव है, गोरे काले का जो भेद है वहाँ पर। तो इस प्रकार सभी समाजों में स्तरीकरण देखने को मिलता है, किंतु उसके स्वरूप क्या अलग अलग है और सभी काल में भी देखने को मिलता है। जैसे प्राचीन काल हो गया, मध्यकाल हो गया, या अभी जो चल रहा है आधुनिक काल। फिर सामाजिक स्तरीकरण परिणामिक है। ट्यूमिन कहते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण परिणामिक है, यह समाज में असमानता उत्पन्न करता है। इस असमानता को हम जीवन जीने के अवसर तथा जीवन शैली में देख सकते हैं। तो ये कि सामाजिक परिणामिक है, मतलब इससे कुछ न कुछ परिणाम निकलते हैं। और क्या परिणाम निकलते हैं कि इससे समाज है ना असमान स्थितियों में बदल जाता है, असमानता उसमें उत्पन्न हो जाती है। मतलब इसमें असमानता चीज़ें ये है कि जो उच्च परिस्थिति के जो लोग हैं,
या उच्च स्तर के लोग उन्हें अधिक जीवन के अवसर और जीवन शैली का वो लोग लाभ उठा पाते हैं, क्योंकि जीवन के अवसर या जो भी है सुविधाएं वो तो सभी के लिए समान होती है, किंतु जो उच्च परिस्थिति के जो लोग हैं वही उसका लाभ उठा पाते हैं। तो ये किसी व्यक्ति को कितनी शक्ति, संपत्ति, मानसिक संतोष प्राप्त होगा, यह समाज में उसके स्तर पर निर्भर करता है। विभिन्न स्तरों में मृत्यु दर, लंबी आयु, शारीरिक मानसिक रोग, संतानों की संख्या, वैवाहिक संघर्ष, तलाक प्रथा आदि की मात्रा में भिन्नता भी पाई जाती है। और ये कि एक व्यक्ति किस प्रकार के मकान में पड़ोस में रहेगा, किस प्रकार के मनोरंजन के साधन अपनाएगा, माता पिता से उसके संबंध कैसे होंगे, किस प्रकार की शिक्षा पुस्तकों का वो प्रयोग करेगा, यह भी उसके सामाजिक स्तर पर ही निर्भर करेगा। तो यही है कि ये सारी विशेषताएं हैं जो ट्यूमिन ने बताई हैं, और ये इन्हीं पांचों विशेषताएं ऐसी हैं जिनके आधार पर समाज में स्तरीकरण के अध्ययन के महत्व को सिद्ध किया जा सकता है। तो ये सामाजिक स्तरीकरण। धन्यवाद सभी को।